हाँ जी मेरे सीएमए इंटर के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक जबरदस्त लेक्चर पे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत जबरदस्त होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत जबरदस्त हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में आपके सामने दिख रहा है सुपर 70 क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग सीएमए इंटर लॉ एग्जामिनेशन। दोस्तों इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो डाली थी 1 महीने पहले, जो आपको दिख पा रही होगी। इस वाली लाइन पे सेकंड नंबर पे है सीएमए इंटर लॉ रिवीजन प्लानर 80 प्लस। अगर आपको स्कोर करना है तो ये पीडीएफ आपके लिए, यानी कि वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैंने एक पीडीएफ भी डाली थी जिसपे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, नोट्स कहां मिलेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई हुई है। आप जैसे ही इसके अंदर जाओगे, मैंने पूरा का पूरा पेपर के स्ट्रक्चर के हिसाब से बताया कि कौन सा क्वेश्चन में आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा आप छोड़ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पहले करके जाना चाहिए। यानी कि 3-4 टॉपिक है जिसको आप करोगे जिससे 50-60 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी वीडियो पे दोस्तों मैंने अब तक जो जून 2025 पे मैंने सुपर 70 क्वेश्चन लिए थे, उस वीडियो की भी लिंक है। और मैंने उसी वीडियो पे, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, उस पे मैंने बोला था कि अपकमिंग दिसंबर 2025 वाले एग्जामिनेशन के लिए भी मैं सुपर 70 क्वेश्चंस लाऊंगा। एंड हियर आई एम दोस्तों, मैं आपके दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए सुपर 70 क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने जून 2025 पे सुपर 70 क्वेश्चंस लिए थे, एज इट इज वही क्वेश्चंस जो है आपके दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। बस फिलहाल के लिए मैंने इसके अंदर आपके ये क्वेश्चंस ऐड किए हैं, रिसेंटली ऐड किए हैं, जो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस की आने की बहुत प्रबल संभावना है। तो ये वाला जो पीडीएफ है, जैसे कि आप देख पा रहे दिसंबर 25 के लिए है, ये मैंने अपडेट किया है। कैसे किया है अपडेट? कि सर जून 25 के लिए जो था, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे सुपर 70 का, उसके थंबनेल पे ही आपको दिखेगा कि मैंने उस पर लिखा था जून 2025/दिसंबर 2025। यानी कि जब मैंने तब जून 2025 के लिए सुपर 70 क्वेश्चन लिए थे, वो तब भी मैंने बोला था कि ये दिसंबर 2025 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जो जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर में डालेगा, जो जो क्वेश्चन मुझे अलग से लगता है कि नहीं दिसंबर 2025 पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, वो मैं आपको ऐड करके अपडेट करके दे दूंगा। सो दोस्तों जून 2025 के अंदर जो आपने मेरे से सुपर 70 क्वेश्चन किया था, ये वही पीडीएफ है, बट इस पे मैंने अपडेट किए हैं। अपडेट में जैसे आप देख पा रहे होगे, मैंने ऊपर ही लिख दिया कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी अभी ऐड किए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 जो दिसंबर 2025 के लिए आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया था, वो मैंने ऐड किया है। साथ साथ में जून 2025 में जो एग्जाम हुआ था, उस पे जो क्वेश्चंस आए थे, उस पे जो आंसर्स आए थे, वो भी मैंने इस पे ऐड किए हैं। बट क्या जून 2025 पे जो क्वेश्चन आए थे और वो जो आंसर्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, क्या उसको अभी दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए आपको पढ़ना चाहिए? मेरा रिकमेंडेशन है नहीं पढ़ना चाहिए। लॉजिक बड़ा क्लियर है, जो चीज जून 2025 पे पूछी है, क्या वो एज इट इज उठकर आपके एग्जाम में आएगी दिसंबर 2025 पे? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं। हाँ, कभी कभी 10 में से एक बार कोई एकाध क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता, एकदम रेयरेस्ट केस पे एक से ज्यादा कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। तो उस पर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी सुझावेबल और सजेस्टेबल नहीं है। बट फिर भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए जून 25 के भी क्वेश्चन जो मेन एग्जामिनेशन में पूछे थे, मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। मॉडल क्वेश्चन पेपर तो बाय डिफॉल्ट इस पे रहेंगे ही, सेट 1 सेट 2 दोनों। जो मेन एग्जामिनेशन है जून 25 का, जो क्वेश्चन और आंसर पूछे थे, वो भी मैंने इसी पीडीएफ के अंदर अटैच कर दिया है।
बट मैं आपको ये बोलूंगा कि जब आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जो मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं, जो मुझे लगता है कि इसके आने की प्रबल संभावना है, आप उसके बाद जब टाइम बचेगा तो एक बार इसको रेफर कर लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता इस पे से एज इट इज कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। अब सवाल आता है सर ये पीडीएफ हमको कहां मिलेगी? ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें मैंने जितने क्वेश्चन अलग से मार्क किए हैं ये मैंने ऐड किए हैं आपके अपकमिंग दिसंबर 2025 वाले एग्जाम के लिए, जिसमें 1C 25A 27A 40 45 63 एंड 63A, ये सारे क्वेश्चन जिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है जो मैंने इस पे ऐड किया है, जिसको मैं आज इसी लेक्चर पे डिस्कस करने वाला हूं। बट मैं आपको बोलूंगा कि इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया YouTube के अंदर, अगर अब तक आपने उसको नहीं देखा है तो कृपा करें आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस पे मैंने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको एग्जाम पे कैसे अपीयर करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, आप मेरे कौन से वीडियो रिसोर्सेज से चीजों को रेफर कर सकते हो, कितनी देर में आपकी चीजें होनी चाहिए एंड सो ऑन। मैं आई बटन भी मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो को मैं डाल दूं ताकि आप आई बटन में जाके देख लें। उसको जरूर देखिएगा उस वीडियो को, उस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और उसी वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि जो मैंने जून 25 पे सुपर 70 लिया था, 2 पार्ट में लिया था, उनकी लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी। पीडीएफ के अंदर सारी चीज एक पीडीएफ में आपको डाल के दी है। जैसे ही आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपकी सारी समस्या का समाधान एक ही जगह मिल जाएगा। एंड एज यूजुअल आपको पता है वन स्टॉप सॉल्यूशन है भाई साहब। चाहे सीएमए फाउंडेशन का लॉ हो, सीएमए इंटर का लॉ हो, चाहे सीएमए फाइनल का लॉ हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं आपको देता हूं सीएमए के लिए। सो लेट अस बिगिन दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे सारे कम्युनिकेशन आपको क्रिस्टल क्लियर है। एंड इसके अलावा भी अगर आपकी और कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि सर ये क्वेरी भी है, इसको क्लियर कर दीजिए। मैं बढ़ चढ़कर आपकी क्वेरी क्लियर करूंगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। सो दोस्तों लेट अस बिगिन। और मैं एमसीक्यू का भी एक सेशन लेके आने वाला हूं क्योंकि हाल पे इंस्टीट्यूट ने 95 एमसीक्यू ऐड किए। इसके पहले तक इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यू बुकलेट में 300 एमसीक्यू डाले थे। 95 एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने ऐड किए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको भी लाऊं। आई एम नॉट कमिटिंग इट, बट मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप कुछ तो बहुत जबरदस्त मिस कर रहे हो। डू लाइक द वीडियो बिफोर यू बिगिन, सब्सक्राइब द चैनल और लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट करके जाइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लेट अस स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके पहले मैंने जितने भी रिवीजन सेशन लिए ना, मैंने पर्टिकुलर चैप्टर्स के, हर चैप्टर के रिवीजन सेशन लिए हुए। कॉन्ट्रैक्ट का अलग, सोगा पार्टनरशिप एलएलपी का अलग, फिर इंडस्ट्रियल लॉ के कुछ चैप्टर के अलग, डायरेक्टर का अलग, कंपनीज एक्ट का अलग, एथिक्स का पूरा मैंने लेके रखा। ये सारी चीज आपको उसी वीडियो में मिलेगी जिसके बारे से मैं बात कर रहा था। उन वीडियो के अंदर ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऐड किया अपने सुपर 70 में, उस पे मैंने ऑलरेडी इसको भी डिस्कस किया हुआ है। अभी इसको सुपर 70 में वापस ऐड करने का कारण ये था कि इंस्टीट्यूट ने इसको अपने सेट 2 में, मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 25 के सेट 2 पे इसको डाला। दिसंबर 22 पे 5 मार्क्स का पूछा था, जून 24 पे 7 मार्क्स का पूछा हुआ था। अभी वापस से इसको अपने सेट 2 वाले पेपर में डाला, तो मैंने कहा क्यों ना इसको डिस्कस किया जाए और इसको आपके सुपर 70 में डाला जाए। तो दोस्तों लिखता है, ग्रे नाम का एक व्यक्ति है जो फुल दारू पिया हुआ है, ड्रंक है, और वो प्रॉपरली बैठ भी नहीं पा रहा है चेयर पे। एग्रीमेंट में एंटर करता है लियो के साथ 15 जुलाई 2025 को कि अपना ऑफिस बेचेगा, किसको? लियो को, विद इन 15 अगस्त 2025। अगले दिन जो ग्रे है वो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि लास्ट नाइट वो बहुत ज्यादा दारू पिया हुआ था, तो वो नशे की हालत में ये सारी बातें बोला था और आज उसको अपना ऑफिस स्पेस लियो को ट्रांसफर नहीं करना है। अब जो ग्रे है वो आर्ग्यू कर रहा है लियो से कि वो जो ऑलरेडी साइंड एग्रीमेंट है ना, वो जो है ही विल हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन हिज नेम। यानी कि ग्रे जो है वो आर्ग्यू कर रहा है दैट एज मिस्टर लियो हैज ऑलरेडी साइंड द एग्रीमेंट ही विल हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। यानी कि अब इनकी बहस चल रही है आपस पे। लियो का कहना यह है कि नहीं भाई साहब, आपने बोला था तो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका रेफरेंस सेक्शन 10 से देना चाहता हूं। सेक्शन 10 बोलता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब पार्टी की कंसेंट फ्री होती है।
पार्टी कॉम्पिटेंट होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, लॉफुल कंसिडरेशन होता है, और पार्टी जो है डिसक्वालिफाइड नहीं है। अब उस पर एक जो बात आई कॉम्पिटेंट पार्टी की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 11 पे दी है। सेक्शन 11 तीन बातें बोलता है। एक तो पार्टी मेजर होनी चाहिए, दूसरा पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए, तीसरा पार्टी डिसक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। यहां पे पार्टी मेजर तो है, यहां पे पार्टी डिसक्वालिफाइड भी नहीं है, बट यहां पे पार्टी साउंड माइंड में नहीं है, क्योंकि साउंड माइंड की डेफिनेशन दी है सेक्शन नंबर 12 पे। साउंड माइंड ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त, जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। आप कैपेबल होने चाहिए उस एग्रीमेंट के टर्म्स को समझने के लिए, और एक रैशनल जजमेंट लेने के लिए। तो भाई साहब आप तो कैपेबल थे ही नहीं, समझदारी का डिसीजन आपने लिया ही नहीं, इसीलिए तो आप अगले दिन आके मना कर रहे थे। ये दोनों चीजें जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप साउंड माइंड के नहीं कहलाते हो। और ग्रे के पास ये दोनों चीजें नहीं थी, क्योंकि ना तो वो नशे की हालत में टर्म्स को समझ पा रहा था, ना तो उसने समझदारी का डिसीजन लिया। अगर समझदारी का डिसीजन लेता तो अगले दिन मना क्यों करता? तो अगर पर्सन इन दोनों के कैपेबल नहीं, उसको अनकॉन्शियस माइंड पे बोलते। तो इस केस पे ग्रे ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था 15 जुलाई को, वो कैपेबल नहीं था, वो साउंड माइंड का नहीं था। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ग्रे और लियो के बीच में, वो वैलिड नहीं है। यानी कि ग्रे को कोई भी प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, एंड एट द सेम टाइम जो लियो है वो उसको कॉम्पेल भी नहीं कर सकता कि आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनवैलिड है। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1C पे चलते, जो मैंने ऐड करके रखा है इस पे। 1C अपने को क्या बोलता है और ये कहां पे पूछा गया दोस्तों? 1C को दोबारा आपके सेट 2 पे ऐड किया दिसंबर 25 पे 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसको दिसंबर 17 में भी 5 मार्क्स का पूछा गया था, जून 23 सिलेबस 16 पे भी इसको 5 मार्क्स का पूछा गया था। और इस बार इंस्टीट्यूट ने जो इसका आंसर दिया थोड़ा सा क्रिस्प करके दिया है, बट मैं थोड़ा सा डिटेल करके समझाऊंगा जैसे पहले आंसर दिया हुआ करता था। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप सबको पता है कि बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सर? क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन में ही कहता है ना, एग्रीमेंट फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। यानी कि एग्रीमेंट में जब कंसीडरेशन होता है, या और सरल शब्दों में बोलूं, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट होता है। यानी कि भाई जब तक किसी भी सौदे पे, किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन ना हो, तब तक अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट तक ले जा ही नहीं सकते। मैंने आपको ऑफर किया 5000 की सीएमए इंटर की क्लास के लिए, आपने उसको एक्सेप्ट किया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हुआ। अब आप मुझे 5000 दे रहे हैं, उसके बदले में आपको एजुकेशन दे रहा हूं सीएमए इंटर लॉ का। तो आपको मिल रहा है सर्विस, मेरे को मिल रहा है उसके बदले कैश। दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। प्रॉमिस में जहां कंसीडरेशन ऐड हुआ, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात है सर, बिना कंसीडरेशन के तो एग्रीमेंट ही नहीं बनता। तो जब एग्रीमेंट नहीं बनता तो कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। ये जनरल रूल है कि नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी अच्छी बात है सर, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो अपने को दिए हैं वो सेक्शन 25 में दिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। सेक्शन 25 वैसे तो जनरल रूल बोलता है कि बिना कंसीडरेशन के एग्रीमेंट वॉइड रहेगा, यानी कि एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। लेकिन सेक्शन 25(1), 25(2), 25(3), सेक्शन 148, 185, इन सब के अंदर एक्सेप्शन दिया हुआ है, वही अपन पढ़ने वाले। इसको एक अलग टर्म भी बोला जाता है, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटूर ऑक्टो। इसका मतलब ये होता है कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। सर क्या ये याद करना पड़ेगा? हाँ, आपके इंस्टीट्यूट ने इसको मॉडल क्वेश्चन पेपर में बताया है, तो 2-4 बार पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आपके इंप्रेशन बढ़ जाएंगे किस पे, आंसर शीट में। अब कहता है भाई देखो इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, एक एक करके चलते हैं। कहता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया, वो बिना कंसीडरेशन के भी चलेगा। आपकी मम्मी जी है, मम्मी जी का गांव पे सपना था कि भैया ये घर हमारा होना चाहिए था, किसी कारणवश आप उसको नहीं ले पाए थे। आज आप सीएमए बन गए, सीएमए बनने के बाद आप अच्छा कमाए, और वही घर अब आप मम्मी के नाम पे ले रहे हो। एक एक करके चलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो राइटिंग में एग्रीमेंट होगा, इसको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। तो ये 2 शर्त पूरी हो गई, राइटिंग होगा, रजिस्टर्ड होगा। आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आप कर रहे हो, हाँ बिल्कुल, मम्मी जी के लिए प्यार मोहब्बत में मम्मी का सपना था, करके दिया। तो पहली बात तो राइटिंग में था, रजिस्टर्ड था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में मम्मी को घर दिलाया। क्या मम्मी आपके नियर रिलेशन में? बिल्कुल नियर रिलेशन में सर, माँ है, इससे ज्यादा नियर क्या होगा।
तो कहता है अगर ये चार शर्त पूरी है, राइटिंग में है, रजिस्टर्ड में है, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और नियर रिलेशन में, यानी कि जिसको आप कुछ दे रहे हो, मकान दिला रहे हो, गांव का मकान दिला रहे हो, लेकिन उसके बदले कुछ ले नहीं रहे हो, तो ये जो दे रहे हो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ना, हाँ, तो भले मम्मी जी की तरफ से आपको उसके लिए कुछ भी नहीं मिला, बट ये वाला एग्रीमेंट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की चार कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब मम्मी ने जन्म दिया, इससे बड़ा और कुछ चाहिए क्या? अब मम्मी को उसके बदले सेवा कर रहे हो, तो ये चार शर्त पूरी होगी, राइटिंग, रजिस्टर्ड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आपने एग्रीमेंट किया मम्मी के लिए, और मदर इज इन योर नियर रिलेशन, यही भाई के लिए भी रहेगा, यही बहन के लिए भी रहेगा, यही फादर के लिए भी रहेगा, यही वाइफ के लिए भी रहेगा। इस पे ना वाइफ आपको कुछ देगी, ना भाई आपको कुछ देगा, ना फादर आपको कुछ देगा, क्योंकि आप उनको आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कर रहे हो। ये बातें आपने देखी होगी कि फादर कई बार मम्मी के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मम्मी के नाम से रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार के पास मम्मी साइन करने के लिए जाती है, तो क्या मम्मी ने कोई कैश दिया है फादर को? नहीं, वो सिर्फ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अपनी वाइफ के नाम पे एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जिसपे वाइफ उनको कोई भी कंसिडरेशन नहीं दे रही है, वो वैलिड रहेगा। दूसरा अपने को कहता है प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। आपका डॉग खो गया, मेरे इलाके में घूमते फिरते आ गया था, मैंने उसको बचाया, खिलाया पिलाया, वेट के पास लेके गया, और आपको खोजा, आप मिले और आपको लौटाया, ये मैंने वॉलंटरीली किया। आपने मेरे को नहीं बोला था अर्जुन जी आपके एरिया में कोई डॉग दिखेगा, ये उसकी फोटो है, खोज के ले आना, मैं आपको 5,000 दूंगा। मैंने वॉलंटरीली किया, कोई हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन आप खुश हुए मेरी हरकत से, और आपने मुझे प्रॉमिस किया कि यार अर्जुन जी आपने एक इंसानियत के नाते मेरे डॉग को बचा के रखा है, मैं इसके लिए आपको 5,000 रुपए का इनाम दूंगा, जिसपे आपका डॉक्टर का खर्चा और जो भी खिलाना पिलाना था वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। भले ही आपने मेरे से कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, मैंने ये वॉलंटरीली किया, मेरे को कायदे से 1 रुपए भी आपसे लेना बनता नहीं था, लेकिन अगर आपने इसके लिए प्रॉमिस कर दिया तो अब इस प्रॉमिस को मैं इन्फोर्स कर सकता हूं। क्यों? भले मैंने वॉलंटरी किया था, बट आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप दोगे, तो अब अगर आप 5,000 नहीं दोगे, मैं आपको इसके लिए कोर्ट पे सूट फाइल कर सकता हूं और 5,000 रुपए के लिए इन्फोर्स कर सकता हूं। ठीक है। टाइम बार डेट, आप सबको पता होगा 3 साल की लिमिट होती है ड्यू डेट से, यानी कि क्रेडिटर ने डेटर को अगर कोई पैसे उधार पे दिए तो ड्यू डेट से, आई रिपीट ड्यू डेट से, जब से दिए हैं तब से नहीं, जब से रीपेमेंट की ड्यू डेट थी वहां से 3 साल तक अगर डेटर पैसे नहीं देता है तो क्रेडिटर ड्यू डेट से 3 साल तक इसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है रिकवरी ऑफ लोन अमाउंट के लिए। 3 साल जा चुके हैं, अब 3 साल जाने के बाद इसको बोला जाता है टाइम बार डेट, क्योंकि 3 साल हो गया था, अब टाइम का बार लग गया। अब अगर सामने वाला पार्टी को आप इमोशनली कन्विंस कर लेते हो, भाई तुझे पैसे की जरूरत थी तब मैंने दिया था, आज मुझे पैसे की जरूरत हो रही, तू मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, तो लॉ कहता है कायदे से तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो डेट टाइम बार्ड हो गई है। लेकिन वो व्यक्ति जो डेटर है, अगर आपको राइटिंग में प्रॉमिस करके देता है कि चल तूने 50,000 दिए थे, मैं 25,000 लौटा देता हूं, राइटिंग में प्रॉमिस और साइन कर रहा है, या उसका एजेंट साइन कर रहा है, वो साइन करे या एजेंट साइन करे, अब ये इनफोर्सेबल है। भले टाइम बार्ड है, बट फिर भी आप ये 25,000 ले सकते हो। सर मान लो पूरा 50,000 का लिख देता तो 50,000 रिकवर कर पाते। तो सर कायदे से तो टाइम बार्ड था, कायदे से तो आप उसको ले भी नहीं सकते थे, लेकिन अब आप उसको रिसीव कर सकते हो, इन्फोर्स कर सकते हो। लॉ बोलेगा कि इसके बदले में तुम सामने वाले को क्या दे रहे हो, तो आप लॉ को बताओगे अरे भैया ये मेरा पुराना पैसा था, ऑलरेडी मैंने उसको दिया था, उसके बदले इंटरेस्ट लेना था मुझे, मैं अपना ही पुराना पैसा वापस ले रहा हूं। ठीक है सर। अब एडिशनली 3 पॉइंट और आते हैं। गिफ्ट एक्चुअली मेड, मैंने आपको गिफ्ट दिया आईफोन 17 दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसको बोलते हैं गिफ्ट एक्चुअली मेड। इसके लिए कोई कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको आईफोन 17 दूंगा और अपने प्रॉमिस से मुकर जाता हूं, ये बिल्कुल इन्फोर्सेबल नहीं है। सो गिफ्ट एक्चुअली मेड, गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंसीडरेशन नहीं, आपको मैंने दे दिया, आपने ले लिया, कोई कंसीडरेशन। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको गिफ्ट करूंगा, बाद में नहीं दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, आप एक मंदिर गए, मंदिर की हालत आपने देखी बहुत जर्जर है, सीढ़ियां टूट रही हैं, पेंट से पपड़ियां उखड़ रही है, पानी सीपेज हो रहा है, आपने ट्रस्टी को बोला ये मंदिर को बनवा दीजिए, मैं 5 लाख रुपए का डोनेशन करना चाहूंगा। आपके कहने में मंदिर के ट्रस्टी ने लेबर एबर लगा के काम शुरू करा दिया, उसने लाइबिलिटी ले ली, अब आप 5 लाख रुपए देने से मुकर रहे हो।
आप नहीं मुकर सकते। आप ये बोलोगे कि भैया मैं 5 लाख डोनेट कर रहा हूं, इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, तो भाई साहब आप डोनेशन दे रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो लॉ कहता है जब आप चैरिटी के लिए प्रॉमिस करते हो और आपके प्रॉमिस के दम पे किसी ने लाइबिलिटी ले ली है, तो आपको ये प्रॉमिस्ड अमाउंट देना पड़ेगा। सर मान लीजिए सामने वाला अभी तक लाइबिलिटी नहीं लिया है, तो आप प्रॉमिस्ड अमाउंट नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन सामने वाले ने लाइबिलिटी ले ली तो आपको ये प्रॉमिस्ड अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है सर। आगे कुछ एग्जांपल है जो आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि एक को बोल रहा है कि मिनिस्टर को मार देगा तो मैं तेरे को 5 लाख दूंगा, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर आप मेरे रिवीजन लेक्चर में जाएंगे जो मैंने हर चैप्टर का लिया था, इसको मैंने वहां पे और डिटेल पे डिस्कस किया हुआ है। अभी भी मैंने पूरी डिटेल ही बताई है, बट टेक्स्ट उतना ही रखा जितना टेक्स्ट आपके अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 पे दिया गया था। वहां पे थोड़ा आंसर डिटेल पे है। उसके नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वही टेलीग्राम चैनल जिसपे ये वाले नोट्स मिलेंगे। पुराने वाले नोट्स भी जो है, यानी कि जिसके पहले के रिविजन के, वो भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है सर। 1C के बाद दोस्तों मैं आपको 25A में लेके चलना चाहता हूं। मैं सारे ये वही क्वेश्चन करा रहा हूं 25A जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए। यानी कि सर इस पीडीएफ में आप जो जो डिस्कस कर रहे हो उसके अलावा जितने क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जून 25 वाले पे डिस्कस्ड है, बिल्कुल डिटेल्ड पे डिस्कस है। यानी कि मैंने 1 डिस्कस किया, 1 डिस्कस करने के बाद 1C डिस्कस किया, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो दिसंबर 25 के लिए सुपर 70 क्वेश्चन है जो मैंने जून 25 वालों के लिए किया था, वो इक्वली आपके लिए भी है। तो मैं तो सिर्फ वो सारे क्वेश्चन आपको अभी करा रहा हूं जो मैंने अभी हाल पे ऐड किए, बाकी सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको एप्लीकेबल है। मैं अभी भी पढ़ाता तो वो सेम ही क्वेश्चन और सेम पीडीएफ नोट्स उठा के आपको पढ़ाता। तो आपको वही जून 25 के लिए जो वीडियो में मैंने कराए थे वो करना है और साथ साथ में एडिशनली ये करना है। ठीक है सर। अब मैं आपको लेके चलता हूं 25A पे। 25A अपने को क्या बोलता है, आइए ध्यान से समझिएगा। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों। 25A, हाँ जी दोस्तों, 25A के अंदर जो क्वेश्चन है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, जिसपे कहता है कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। तो आइए दोस्तों मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। इसके लिए मैंने अलग से वर्किंग भी करके रखी ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कहता है, तो देखो 3 प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो कहता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हम उसको बोलेंगे जो ड्रॉ और मेड इन इंडिया है एंड मेड पेबल इन इंडिया, या तो ड्रॉन अपॉन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आइए मैं इसको थोड़ा सा अलग से आपको समझाता हूं क्योंकि मैंने इसकी वर्किंग रखी हुई है। कहता है ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को आप इनलैंड कब मानोगे, तो कहता है देखो भाई, एक फर्स्ट कंडीशन है जो मैंडेटरी है एंड 2A और 2B है, यानी कि 2A और 2B में दोनों में से कोई एक पूरी करो, लेकिन पहली वाली तो पूरी करनी पड़ेगी। कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक को अगर आपको इनलैंड बोलना है तो सबसे पहली शर्त वो ड्रॉन और मेड इन इंडिया होना चाहिए। ओके सर। एंड के बाद आप दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करो। पहला, अब वो बना इंडिया में है, पे भी इंडिया में हो रहा है, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। या चलो मैं कहता हूं पे इंडिया में नहीं हो रहा है लेकिन पे करने वाला व्यक्ति जो है वो इंडिया का होना चाहिए, तो लिखा है ना ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि जो ड्रॉई होगा वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। आइए एग्जांपल लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ इंडिया पे बना है, पेमेंट होगा यश को मुंबई में, तो बना भी इंडिया में, पे भी इंडिया में हो रहा है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ड्रॉ मुंबई पे हुआ, ड्रॉ मुंबई पे हुआ, ड्रॉ यूएसए का है सर, यानी कि पेमेंट करने वाला व्यक्ति यूएसए का है लेकिन पेमेंट करेगा कहां, मुंबई में, पे ही कहां का है, मुंबई का। तो पहली शर्त पूरी हुई जो मैंडेटरी था कि ड्रॉ इंडिया में होना चाहिए, और 2A वाली शर्त पूरी हो गई कि पेड इन इंडिया है। पे करने वाला व्यक्ति कौन है उससे कोई लेना देना नहीं, बना इंडिया में, पे इंडिया में हो रहा है, इनलैंड। अब आते हैं दूसरे में, कहता है ड्रॉ और मुंबई का है, तो पहली शर्त पूरी हो गई। ड्रॉई भी मुंबई का है, यानी कि पेमेंट करने वाला भी मुंबई वाला है लेकिन पे किधर होगा, यूएसए में, तो भैया 2B वाली शर्त पूरी हो रही है ना, कि भले हमने बनाया इंडिया में तो मैंडेटरी है, पे भी इंडिया में होना चाहिए था, बोला ये 2A की शर्त थी। चलो 2A नहीं हो रहा है, 2B हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, पे इंडिया में नहीं हो रहा है, पे करने वाला व्यक्ति कौन है, ड्रॉई कौन है, ड्रॉई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, हाँ सर ड्रॉई मुंबई का है, हो गया फिर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो सर बनना चाहिए इंडिया में, पे भी इंडिया में हुआ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। सर बनना चाहिए इंडिया में, चलो पे इंडिया में नहीं हो रहा है, पे करने वाला व्यक्ति इंडिया का है क्या, हाँ, तो भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये हो गया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट।
फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या है भाई? सीधी सी बात है, जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो शर्तें अगर आपको मैंने बताई है वो पूरी नहीं हो रही है तो वो इनलैंड नहीं है, तो डेफिनेटली क्या है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अब बात आती है सर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब आप कंफ्यूज हो कि प्रॉमिसरी नोट है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो आप दोनों में से कोई एक उसको ट्रीट कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने डिसीजन बनाया कि मैं उसको प्रॉमिसरी नोट बोलूंगा या मैं उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलूंगा, बाद में आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते उसको, फिर अकॉर्डिंगली आपको दोनों में से जो आपने माना है वही मानना पड़ेगा। उसको एम्बिगुअस बोलते हैं, कंफ्यूज हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है? उस पर लिखा हुआ है कि आप जब पैसे मांगोगे मैं तब दूंगा। चेक ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर लिखा है ऑन डिमांड, कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे कोई टाइम मेंशन नहीं पेमेंट के लिए, और चेक तो हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट में टाइम मेंशन नहीं है दैट इंस्ट्रूमेंट इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। अब आता है इनकोएट स्टाम्प इंस्ट्रूमेंट। इसको भी समझाने के लिए मैंने अलग से वर्किंग की हुई है, आइए इसको ध्यान से समझना। कहता है इनकोएट स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों? कहता है भाई देखो, कुछ चीजें इस पे ब्लैंक होगी या तो पूरी ही ब्लैंक होगी, लेकिन क्या क्या होगा? पहली बात तो एक पेपर होगा, उस पे स्टाम्प होगा, उस पे साइन होगा, ये तो चाहिए ही चाहिए। आप पेपर लो, स्टाम्प करो, साइन करो, इसको बोलते हैं होली इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अभी जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये पार्शली इनकम्प्लीट है, कि आपने होली इनकम्प्लीट नहीं किया लेकिन पार्शली इनकम्प्लीट है। लिखा आई प्रॉमिस टू पे रुपीज डैश टू मिस्टर एक्स एक्स ऑन 31/12/2025 फॉर वैल्यू रिसीव, स्टाम्प लगाया और मैंने साइन कर दिया और आपको दे दिया। आप कौन है सर? आप रोहित है। रोहित को मेरे को कुछ पैसे देने होंगे, तो मैंने रोहित को बोला इस पे आप 1,20,000 रुपए फिल कर लीजिएगा। लेकिन जो मैंने स्टाम्प लगाया है ना वो 1,50,000 की वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है। क्या मतलब सर? देखो दोस्तों, प्रॉमिसरी नोट वैलिड तब होता है जब उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाते हैं। तो सपोज करिए 1 रुपए का जो स्टाम्प है, 1 रुपए का जो स्टाम्प है वो 10,000 की वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो 10 रुपए का स्टाम्प कितने वैल्यू को सपोर्ट करेगा? ₹1,00,000 को। मैंने इस पे 15 रुपए का स्टाम्प लगाया। क्यों सर आपने 15 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी क्यों लगाई? क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी के जो स्टिकर होते हैं वो एक 10 रुपए का था और एक 5 रुपए का था, 2 रुपए का था ही नहीं। तो 10 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लाख को सपोर्ट कर रही है, 5 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और 50,000 को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि 1 रुपए इज इक्वल टू 10 रुपए का सपोर्ट, 10,000 रुपए का सपोर्ट। तो मेरे पास 2 रुपए ऊपर, यानी कि मैं 2 रुपए का और स्टाम्प ड्यूटी लगाऊं, वो 2 रुपए की टिकट ही अवेलेबल नहीं थी, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे 15 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगाना पड़ा। तो अब ये स्टाम्प सपोर्ट कर रहा है कितने रुपए को? 1,50,000 रुपए को सपोर्ट कर रहा है सर। लेकिन अर्जुन का इंटेंशन कितना पे करने को है? 1,20,000 पे करने को है। क्यों? इसके आसपास का उसका अमाउंट बन रहा होगा। अर्जुन ने इसको दे दिया रोहित को। अब सेक्शन 20 ये कहता है कि रोहित तुम चाहो तो इस पे अमाउंट डालो, लेकिन कितना? अर्जुन का इंटेंशन पे करने का कितना है? 1,20,000 रुपए, ठीक है। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी 1,50,000 को सपोर्ट करती है, क्योंकि 2 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी नहीं मिल रही थी, एक 10 वाली मिल रही थी, एक 5 वाली मिल रही थी, दोनों को लगा दिया 1,50,000 हो गया, क्योंकि 1 रुपए इज इक्वल टू 10,000 का सपोर्ट। ठीक है, रोहित ने क्या किया? इस पे 1,50,000 रुपए फिल कर दिया। दो कैटेगरी देखना, हो सकता है रोहित 1,70,000 फिल कर ले, हो सकता है रोहित 1,50,000 फिल कर ले, और 1,50,000 फिल करके इसको डिलीवर कर दिया, इंडोर्स कर दिया सोहन को। और सोहन एक HIDC है। सर HIDC का मतलब क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या? सोहन ने रोहित को कुछ तो कंसीडरेशन दिया होगा, कोई गुड्स दिए होंगे, कोई सर्विस दिया होगा, उसके बदले सोहन को ये प्रॉमिसरी नोट मिला है, उसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब सवाल आता है सोहन अर्जुन को कितने के लिए सूट फाइल करेगा? क्या 1,50,000 के लिए कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सर 1,70,000 के लिए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 1,70,000 को तो स्टाम्प ड्यूटी ही नहीं सपोर्ट कर रही है। सर क्या सोहन जो है, यानी कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो अर्जुन से तो 1,50,000 ले लेगा, 1,70,000 नहीं ले पाएगा, क्योंकि उतने को तो स्टाम्प ड्यूटी ही नहीं सपोर्ट कर रही है। वो रोहित से भी 1,50,000 लेगा, बिल्कुल लेगा। अब मुद्दा ये है सर, जो रोहित है वर्सेस अर्जुन की बात करें, तो रोहित अर्जुन को सूट फाइल करेगा तो सिर्फ 1,20,000 के लिए करेगा, क्योंकि अर्जुन का इरादा ही 1,20,000 पे करने का था। सर मान लीजिए अर्जुन ने सोहन को पूरे के पूरे 1,50,000 दे दिए, तो क्या अब वो रोहित को सूट फाइल करके 30,000 ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि भैया अर्जुन रोहित को तो 1,20,000 ही पे करने वाला था, 30,000 जबरदस्ती के चले गए रोहित के चलते। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। कहता है जब एक पर्सन, यहां पे एक पर्सन कौन है भाई साहब? अर्जुन है। यहां पे एक पर्सन साइन करके डिलीवर कर रहा है अनदर को,
अनदर कौन है यहाँ पे, अनदर रोहित है भाई साहब। पेपर है जिसपे स्टाम्प लगा हुआ है, ठीक है सर। तो कहता है या तो वो पूरा का पूरा ब्लैंक है या तो उस पर कुछ लिखा हुआ है और फिर इनकम्प्लीट है जैसे मैंने बनाया था। तो कहता है वो देयर बाय अथॉरिटी देता है टू द होल्डर को। अब होल्डर कौन था, अगेन रोहित, कि होल्डर भाई साहब तो इसको कंप्लीट कर लेना, लेकिन समझना फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टाम्प। मैंने कितने के लिए बोला था, 1,20,000। चल ठीक है, तो 1,20,000 डाल सकता है, ज्यादा से ज्यादा उतना डालेगा जितना स्टाम्प को एक्सीड नहीं करता। अब आगे कहता है द पर्सन सो साइनिंग, यानी कि कौन, मैं अर्जुन, शैल बी लाइबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट, मैं लाइबल रहूंगा इन द कैपेसिटी इन विच ही साइन द सेम। मैंने तो भैया मेकर की कैपेसिटी पे साइन किया था। टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, सोहन, फॉर सच अमाउंट provided that no person other than holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended by him to be paid thereunder। यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को छोड़ के कोई भी व्यक्ति अर्जुन से उतना अमाउंट नहीं ले सकता जितना अर्जुन इरादा रख रहा था पे करने का। तो सर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स था, इसीलिए मेरे इंटेंडेड अमाउंट से ज्यादा लिया। सर मान लीजिए सोहन की जगह रोहित ने अपने भाई राहुल को इस प्रॉमिसरी नोट को एज अ गिफ्ट बोल के दे दिया होगा, यानी कि राहुल ने कोई कंसीडरेशन नहीं दिया रोहित को, और आपने बोला था कंसीडरेशन देते हैं तो ही होल्डर इन ड्यू कोर्स बनते हैं। अब राहुल अर्जुन से कितना ले सकता है, राहुल अर्जुन से 1,20,000 ही लेगा, क्योंकि राहुल होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, राहुल होल्डर है। लेकिन सोहन ने क्योंकि कंसीडरेशन दिया था किसको, राहुल को, और सोहन होल्डर इन ड्यू कोर्स बना, इसलिए सोहन मेरे से उतना अमाउंट ले रहा है जितना स्टाम्प ड्यूटी पे कवर है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा मुझसे कोई भी वो अमाउंट नहीं ले सकता, जो अमाउंट मैंने लिखा है उससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। सर मैंने कितना इरादा रखा था, कितना बोला था मैंने राहुल को पे करूंगा, राहुल भाई साहब मैंने, सॉरी रोहन भाई साहब आपको कितना बोला था, किधर गया, रोहित है, रोहित भाई साहब मैंने आपको कितना बोला था, 1,20,000। रोहित आप भी 1,20,000 ही लोगे। रोहित भाई साहब आपने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, राहुल है, राहुल आप भी 1,20,000 ही लोगे क्योंकि गिफ्ट दिया था। लेकिन यही रोहित अगर सोहन को दे रहा है क्योंकि सोहन ने कंसीडरेशन दिया, ये HIDC बन गया। सोहन आप कितना ले सकते हो, बोले आप उतना ले सकते हो जितना स्टाम्प ड्यूटी पे कवर है। स्टाम्प ड्यूटी कितने की कवर है, 1.5 लाख की। तो क्या 1.5 लाख अगर रोहित ने लिखा है तो सोहन आप ले पाओगे, ले पाओगे, लेकिन 1,70,000 लिखा है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी तो 1,50,000 की ही है। तो भाई साहब आप उतना ही ले पाओगे जितना स्टाम्प ड्यूटी सपोर्ट कर रही है, 1,50,000 ही। भले रोहित ने 1,70,000 लिख दिया, आप उतना रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि उतने की तो स्टाम्प ड्यूटी ही नहीं सपोर्ट कर रही है। सर मान लो 1,40,000 लिखता तो भी चलता, बिल्कुल चलता। आप 1,20,000 के ऊपर उतना ज्यादा लिख सकते हो जितना स्टाम्प वैल्यू सपोर्ट कर रही है। आप स्टाम्प वैल्यू जितना सपोर्ट कर रही है उससे ज्यादा लिख दो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो ज्यादा रिकवर ही नहीं कर पाएगा 1.5 लाख के ऊपर। आई होप आपको इनको एट स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझा होगा एक बार वापस रिवाइंड कर लेना, समझ लेना, क्योंकि रेगुलर क्लास में मेरे को इसको समझाने को 1.25 घंटा लगता है। दिस इज अबाउट अ रिविजन क्लास जिसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ के लेते हैं, मैंने आपको क्या क्या करा दिया। क्वेश्चन नंबर 1C 25A करा दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूं 27A पे। 27A अपने को क्या कहता है, कहता है बताइए प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का एज पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि LLP के अंदर जब ऑडिटर अपॉइंट करना है क्या प्रोसीजर होगा। ये भी मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 25 सेट 2 पे 7 मार्क्स का पूछा हुआ है। बात को ध्यान से समझना। कहता है चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। कुछ चार्टेड अकाउंटेंट जॉब करते हैं, आप उनको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, आप उन्हीं चार्टेड अकाउंटेंट को करोगे अपॉइंट एज एन ऑडिटर जो किस पे है, प्रैक्टिस पे। वो चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो है वो क्वालिफाइड रहेगा फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ एन LLP। बराबर है क्या। चलिए सर, हर फाइनेंशियल ईयर पे अपॉइंट करना है ऑफ द LLP टू ऑडिट इट्स अकाउंट, हर फाइनेंशियल ईयर। अब अपॉइंट कौन करता है ये मुद्दा है। तो कहता है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना वो अपॉइंट करेंगे इसको। पहले फाइनेंशियल ईयर में तो आप कभी भी अपॉइंट करो, बस इतना कह रहा है वो पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले कर लेना। तो कहता है देखो
कभी भी अपॉइंट करो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले कभी भी करो। दूसरा कहता है पहला फाइनेंशियल ईयर हो गया, अब दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा एंड सो ऑन, जितने भी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर है आप एटलीस्ट 30 डेज प्रायर अपॉइंट करना। यानी कि भैया 31 मार्च को खत्म होता है अपना फाइनेंशियल ईयर, तो आप 1 मार्च तक अप्लाई कर लो, तो कम से कम 1 मार्च तक अपॉइंट कर लो, ताकि 30 डेज प्रायर हो गया, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके कम से कम 30 दिन पहले। पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो कभी भी करो, बस एंड होने के पहले कर लेना। सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कम से कम वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 30 दिन पहले। सर कैजुअल वैकेंसी आ गई तो ऑडिटर मर गया, रिटायरमेंट ले लिया, रिजाइन कर दिया, या अनसाउंड माइंड का हो गया, या इनकैपेसिएट हो गया, या इंसॉल्वेंट हो गया, तो और ऑफिस खाली कर दिया, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो बोले ये कैजुअल वैकेंसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ही फिल करके लेंगे। इवन कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं जब टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन एलएलपी का एक्सीड होता है, उस केस पे भी आपको ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, तो यही करके लेंगे। अब कहता है फिल अप द कैजुअल वैकेंसी कॉज बाय द रिमूवल, यानी कि अगर रिमूवल भी हुआ, आपने उसको रिमूव किया है, इसके लिए कैजुअल वैकेंसी आई है, उसने रिटायरमेंट नहीं लिया, वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, वो मरा नहीं, आप लोगों ने उसको रिमूव किया था, तो रिमूवल की वजह से भी कैजुअल वैकेंसी आएगी, तो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ही अपॉइंट करेंगे। अब कहता है मान लीजिए डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल हो जाते हैं, तो कौन अपॉइंट करेगा? तो बोले जो पार्टनर्स हैं अपार्ट फ्रॉम डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो पार्टनर रहेंगे वो अपॉइंट कर लेंगे। कहता है जो ऑडिटर है जिसको अपॉइंट किया है वो ऑफिस होल्ड करेगा इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, जितने समय के लिए इसको अपॉइंट किया है, और कंटिन्यू करेगा ऑफिस को जब तक नया वाला ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो जाता, या तो इसको ही रीअपॉइंट नहीं करते। मान लीजिए इसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया, तो 5 साल तक ऑफिस होल्ड करेगा। अब जब तक 5 साल तो हो गया तो होल्ड करेगा ही ऑफिस, अब 5 साल बाद इसको हटाना है, तो जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक यही ऑडिटर रहेगा, या इसी को दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर लेते तब तक ये अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो कहता है भाई देखो पहले तो 5 साल हो गया, अब दूसरा वाला आएगा तो ये अपना ऑफिस छोड़ देगा, जब तक दूसरा वाला नहीं आता ये ऑडिटर की कैपेसिटी में रहेगा। इसको वापस से रीअपॉइंट कर लिया तो यही रहने वाला है। ठीक है सर। अब कहता है कोई भी जो ऑडिटर है वेयर नो ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड, कोई ऑडिटर आपने अपॉइंट नहीं किया, एनी ऑडिटर इन ऑफिस शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, यानी कि ना तो आपने नया अपॉइंट किया ना तो आप इसको रीअपॉइंट कर रहे हो, तो कहता है ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड माना जाएगा। आप नया अपॉइंट मत करो, इसको रीअपॉइंट भी मत करो, ये बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटेड माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? तो कहता है एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है कि भैया आपको एक्चुअली रीअपॉइंट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। यानी कि नया लाए तो चले जाएगा, नया भी नहीं ला रहे हो, इसको रीअपॉइंट भी नहीं कर रहे हो, तो क्या बोला पॉइंट नंबर 4 ने? ऑटोमेटिक रीअपॉइंटेड माना जाएगा। सॉरी, पॉइंट नंबर 5 ने बोला ऑटोमेटिक रीअपॉइंटेड माना जाएगा। लेकिन कब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटेड नहीं माना जाएगा? कहता है अगर एलएलपी एग्रीमेंट में बात साफ लिखी कि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा भाई साहब, अलग से रीअपॉइंट करना पड़ेगा, तब तक उसको रीअपॉइंटेड नहीं मानेंगे, तो तब तक रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा। और मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि भैया ये रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, और नोटिस भी दे दिया है एलएलपी को इसके लिए। यानी कि सर ये बड़ी क्लियर बात है कि अगर सर कोई भी ऑडिटर नया वाला अपॉइंट नहीं होता है, बराबर है, पुराने वाले को आप रीअपॉइंट भी नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट बोला। लेकिन ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट 2 केस में नहीं माना जाएगा। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं भैया एक्चुअली रीअपॉइंट करना पड़ेगा तो रीअपॉइंटेड माना जाएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन अपने को कहता है भाई साहब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये वाला ऑडिटर पुराना वाला ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगा, तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए नोटिस भी दे दिया उनने एलएलपी को, अच्छी बात है। ये नोटिस या तो हार्ड कॉपी में रहेगा या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा। किसी को रिमूव करना है तो भी हार्ड कॉपी में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप नोटिस दे सकते हो। अब लास्ट कहता है ये जो रेम्यूनरेशन रहेगा ऑडिटर का, ये कौन फिक्स करेगा? बोले ये भी डेजिग्नेटेड पार्टनर ही करेंगे। या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कर ले, या तो एलएलपी एग्रीमेंट में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे इसका रेम्यूनरेशन फिक्स करोगे, उस प्रोसीजर के हिसाब से कर लो। एंड दैट्स ऑल अबाउट द ऑडिटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27A। मैं आपको लेके चलता हूं 40 पे। 40 क्या बोलता है, आइए देखते हैं फटाफट। लेट्स मूव टू सेक्शन क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों।
40 कहता है कोड ऑन वेजेस का है ये क्वेश्चन। ये भी आपके दिसंबर 25 के सेट 2 पे था मॉडल क्वेश्चन पेपर पे। कहता है कंपोनेंट बताइए मिनिमम वेजेस के, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं सेक्शन नंबर 8 पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो मिनिमम वेजेस फिक्स करती है स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर के, कि इतना वेजेस तो किसी भी लेबर को मिलना चाहिए, किसी भी वर्कर को मिलना चाहिए। तो किस बेसिस पे कौन से कंपोनेंट्स को, यानी कि कितनी चीजों को ऐड करके वो मिनिमम वेजेस बताया जाएगा, ये बात सेक्शन 7 पे लिखी है। मिनिमम वेजेस फिक्स करना सेक्शन 8 के अंदर होता है, इसके अंदर दिया भी होगा सेक्शन नंबर 8। ये देखो, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। तो कौन फिक्स करेगा उसका प्रोसीजर है कि कैसे फिक्स होगा, कौन फिक्स करेगा, लेकिन जब आप फिक्स करोगे तो आप क्या क्या बातों को ध्यान रखोगे वो सेक्शन 7 पे दिया है। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कहता है देखो, सबसे पहले आपको मिनिमम वेज जो फिक्स करोगे या रिवाइज करोगे, फिक्स यानी कि पहली बार फिक्स किया, फिर उसको समय समय में रिवाइज करने को रिवाइज बोला जाता है। अंडर सेक्शन 8 में कंसिस्ट ऑफ क्या क्या आएगा, एक बेसिक रेट ऑफ वेजेस आएगा, साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यानी कि आज जिस एरा पे हम जी रहे हैं, आज एक जीवन को व्यतीत करने के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना कम से कम लिविंग एक्सपेंस आएगा, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कि इतना तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कहता है देखो, स्टेट एक्स है, उसने मिनिमम वेज अनस्किल्ड वर्कर के लिए फिक्स की कि बेसिक तो उसको 8,000 रुपए पर महीने देना। ये एग्जाम्पल है, ये कोई एक्चुअल पे नियम नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम्पल है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जो है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, यानी कि सरकार ही बताती है कि आज जो समय चल रहा है इसमें कम से कम लिविंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए, बेयर मिनिमम। तो कहता है फिक्स करने के टाइम हमने देखा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है, यानी कि मिनिमम जीने के लिए क्या चाहिए, तो कहता है 2,000 रुपए। तो बोले 2,000 रुपए डियरनेस अलाउंस ले लो। तो क्या होगा, टोटल मिनिमम वेज कितना होगा, ये तो 8,000 बेसिक वेज हो गया मिलेगा, और अभी डियरनेस अलाउंस आज की दिन में जीने के लिए कितना लिविंग एक्सपेंस लगता है बेयर मिनिमम रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो बोले 2,000 और कर दो डियरनेस अलाउंस। तो ये 10,000 रुपए क्या हो जाएगा, मिनिमम वेजेस। यानी कि जब भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी तो दो चीजें देखेगी, एक तो ये जोड़ेगी बेसिक, और साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, रोजगार भत्ता बोल सकते हो आप इसको। सो आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर मान लो बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट राइज कर दी, मान लो 2,500 कर दी, तो 8,000 बेसिक वेज और 2,500 फिर वो हो जाएगा 10,500। तो समय समय में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो बढ़ते रहेगा, तो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ते जाएगा आप बेसिक के साथ साथ उसको ऐड करते जाना। तो आज अपन ने 10,000 पर मंथ निकाला, कल को ये 10,500 हो जाएगा। तो सेक्शन 8 में जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करेगी तो ये दो कंपोनेंट को वो साथ में रखेगी, एक बेसिक रेट और साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बढ़ता घटता रहता है, हो सकता है कम भी हो जाए, कल को मान लो 1,500 हो जाए तो 8,000 प्लस 1,500 9,500, बट कम होने की संभावना कम है। ठीक है सर। अब बात आता है दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, एक ये तरीका है कि आप ये कंपोनेंट देख लो। दूसरा तरीका बेसिक रेट ऑफ वेजेस, तो देखो विथ और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यानी कि या तो विथ देख लो या विदाउट। लेकिन जब अगर आप नहीं देखोगे तो आप कैश वैल्यू देखोगे कंसेशन का फॉर इसेंशियल कमोडिटी। आइए एग्जांपल बताता हूं। कहता है मान लीजिए भाई साहब आप डियरनेस अलाउंस देख ही नहीं रहे हो, तो क्या देखोगे, तो कहता है बेसिक वेज मान लो 9,000 रुपए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बोला, ओके आपने कर दिया, इसको अभी फिलहाल अपन इग्नोर करते हैं डियरनेस अलाउंस को। आइए समझते हैं कैसे। एम्प्लॉयर जो है जिसके अंदर वर्कर काम कर रहा है वो एक फेयर प्राइस शॉप चलाता है वर्कर के लिए, जिसपे वो फूड ग्रेन्स 1,500 रुपए में दे देता है। मार्केट में 1,500 में मिलती है लेकिन वो 500 पे दे देता है। यानी कि यही चीज वर्कर अगर मार्केट में लेने जाए तो 1,500 में मिलेगा, लेकिन यहां पे कितने में मिलता है, 500। क्या वर्कर को 1,000 रुपए का कंसेशन मिल रहा है? मिल रहा है सर। आगे बढ़ते हैं, तो बेनिफिट 1,000 रुपए हो गया क्योंकि ये कंसेशन है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट जो है इसको अगर ट्रीट करती है 1,000 रुपए का ये कैश वैल्यू कंसेशन है, तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई, 9,000 का बेसिक वेज और कैश कंसेशन कितना हुआ 1,000, टोटल कितना हो गया 10,000। तो भले वेज इन कैश इज लेस,
कैश में कम मिल रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ऊपर देखो, आप सीधा सीधा 2000 या 2500 रुपए का उसको अलाउंस दे रहे थे, तो उसको कैश में ज्यादा मिल रहा था। अभी आप कैश नहीं दे रहे हो, लेकिन आप उस कैश ना देने की बजाय कंपनसेट कर दे रहे हो सब्सिडाइज एसेंशियल से। 1000 रुपए बचा ना, आपने 500 रुपए में उसको फूड ग्रेन दे दिया, तो लॉ अलाउ करता है इस प्रकार के बेनिफिट को काउंट करता है। तो 9000 की उसकी वेज हो गई और 1000 रुपए का कंसेशन, ऐसा मिला के भी 10,000 करोगे तो भी चलेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलता है ये हमको मंजूर है। एक तीसरा आता है ऑल इंक्लूसिव रेट, जिसमें बेसिक, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कैश वैल्यू, कंसेशन सब एक अमाउंट में बता देता है, ऐसे अलग अलग नहीं होता। जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 8000 इसका, 2000 इसका, 500 कंसेशन, ये सब नहीं, सीधा गवर्नमेंट बोलेगी भैया 10,500 ऑल इंक्लूसिव, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म। तो इस पे सब आ जाएगा, तीनों का तीनों। इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, डिस्प्यूट जो रहेंगे एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में वो कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे आपका ये लिविंग अलाउंस बढ़ेगा, इसको अपन बढ़ाते जाएंगे। अभी 10,500 है, फिर लगेगा कि अगर भाई ये सब मिला के 11,000 करना चाहिए, 11,000 कर देंगे ऑल इंक्लूसिव। इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, डिस्प्यूट कम हो जाता है। तो तीन प्रकार से चीजें कर सकते हो, एक तो बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से, एक बेसिक कैश कंसेशन के हिसाब से, और एक अमाउंट ऑल इंक्लूसिव, उसमें आप बाइफर्केशन नहीं बताओगे। इस प्रकार के कंपोनेंट आप देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कौन बताता है, ये कैश वैल्यू कंसेशन की कितना काउंट करोगे कौन बताता है, ये कंप्यूट करती है एक अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को अपॉइंट करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड इंटरवल पे, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डायरेक्शन में टाइम टू टाइम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर, ये हुआ सेक्शन क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 क्या बोलता है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इसके ऊपर मुझे लगता है भाई साहब प्रबल संभावना है इसके एग्जाम में पूछने की, इसको ध्यान से समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम से ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछा और ये आमतौर पर पूछा जाता है। जैसे ये हो गया एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होता है कि कब कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन की चांसेस ज्यादा है। ये बड़ा वैसे तो सिंपल है बट मार्क्स आपको अच्छे देखे जाएगा। सबसे पहला, क्या कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ सर। 4 कैरेक्टरिस्टिक जिस भी एंटिटी के पास होती है उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। क्या है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? आप किसी एक्ट पे बने हो, ओके, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस, आपके पास परपेचुअल सक्सेशन है, यस, आपके पास कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब लॉ की प्रोसेस से बने हो तो लॉ की प्रोसेस से ही मरोगे, जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाते तब तक आप निरंतर चलते रहोगे। तो कहता है भैया देखो कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिल्कुल। कहता है ये इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है। आज आप बोलो मुकेश अंबानी और उसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोनों एक है, नहीं भाई साहब, सेपरेट है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है या तो लिमिटेड बाय शेयर या तो लिमिटेड बाय गारंटी। जितना शेयर्स पे अमाउंट अनपेड है उतनी ही मेंबर की लाइबिलिटी होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो शेयर होल्डर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन अनपेड वैल्यू ऑन देयर शेयर। भले कंपनी की लाइबिलिटी करोड़ों की क्यों ना हो, भैया मेरे को शेयर्स पे इतना पे करना बचा है ना, मेरी उतनी ही लाइबिलिटी रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, डायरेक्टर आएंगे डायरेक्टर जाएंगे, हो सकता है सबके सब एक साथ मर जाए, बम फूट गया बिल्डिंग के ऊपर, पूरे एम्प्लॉय, डायरेक्टर, शेयर होल्डर सब मर गए, लेकिन कंपनी नहीं मरेगी, क्योंकि कंपनी जब तक नहीं मरेगी जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, आप ये नहीं बोलोगे शेयर होल्डर की ही तो प्रॉपर्टी है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी के लिए जो बिल्डिंग बनाई है, आप ये नहीं बोलोगे जो बिल्डिंग है ये मुकेश भाई की तो है, नहीं, वो बिल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है, वो जो लैंड है वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही है। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कंपनी की होती है। अब कॉमन सील ऑप्शनल है, आपको एमसीक्यू में भी पूछता है। कॉमन सील इज सिंपली कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। जिस भी कंपनी के डॉक्यूमेंट में कंपनी की कॉमन सील अफिक्स है, माना जाएगा उसको कंपनी ने ऑफिशियली साइन किया है। लेकिन इसको 2015 से क्या कर दिया, ऑप्शनल। अब अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो 2 ऑप्शन है कंपनी के पास, कोई भी 2 डायरेक्टर साइन कर लेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को, कंपनी के बिहाफ में माना जाएगा कंपनी ने साइन किया है। मान लीजिए कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी, तो बोले फिर 2 डायरेक्टर मत साइन करो, एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, एक डायरेक्टर। यानी कि सर कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, कॉमन सील भी नहीं है, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे चलेगा। सर कंपनी में कॉमन सील नहीं है बट कंपनी सेक्रेटरी है, एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन करेगा, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है।
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर जरूर होते हैं, लेकिन जिसको डायरेक्टर बोलेंगे उसको ही ट्रांसफर होगा, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड आपको पता होगा, कंपनी अपने नाम से किसी को स्यू कर सकती है, कोई कंपनी को उसके नाम से स्यू कर सकता है। एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, महिंद्रा ने कार निकाली थी BE6E, निकाली थी क्या, निकाली हुई है। वो जो 6E है वो इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट का नाम था 6E। तो इंडिगो एयरलाइंस ने आनंद महिंद्रा के ऊपर केस फाइल नहीं किया, इंडिगो एयरलाइंस ने महिंद्रा कंपनी के ऊपर केस किया कि आपने 6E वर्ड यूज किया, ये हमारा है। अगर अब आप देखोगे उसकी गाड़ी में 6E नहीं लिखा रहता, BE6 लिखा रहता है, E उन्होंने हटा दिया क्योंकि 6E इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट का नाम होता है। तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को सूट फाइल किया क्योंकि दोनों एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कैपेसिटी टू स्यू भी है, यानी कि महिंद्रा कंपनी भी किसी को सूट फाइल कर सकती, कोई महिंद्रा कंपनी को सूट फाइल कर सकता है, उनके मालिक को, उनके संचालक को, उनके डायरेक्टर को, उनके शेयर होल्डर को सूट फाइल नहीं होगा, वो कंपनी को होगा। ठीक है सर, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुझे लगता है इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों 45 के बाद 63 और 63A, दोनों के दोनों आपके रेजिग्नेशन के ऊपर और रिमूवल के ऊपर है, रेजिग्नेशन नहीं रिमूवल के ऊपर है, बात को ध्यान से समझना। 63 और 63A, उसमें से भी मुझे लगता है इस बार एक आध सवाल पूछेगा, क्योंकि उसको मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 पे भी दिया दिसंबर 25 वाले, और सेट 2 पे भी दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े से फैक्ट अलग करके दिया है। आइए मैं आपको बताता हूं क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, पूछने की संभावना है उसकी, सुनिएगा बात को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 63। अब देखो ये एक पूछा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 दिसंबर 25 पे 7 मार्क्स का। सेम क्वेश्चन नीचे एक और है इसी से मिलता जुलता, जो यहां पे देखो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 दिसंबर 25 पे 7 मार्क्स का, ऊपर सेट 1 का है, नीचे सेट 2 का है, दोनों के दोनों 169 के ऊपर है। आइए हम दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में थोड़े थोड़े बस फैक्ट अलग है, बट आंसर दोनों का सेम है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई सीनियर होगा आप उससे पूछ सकते हो, हमारे इस सुपर 70 से और ये पूरा जो यूट्यूब पे अपन रिवीजन कराते हैं, इससे हर बार 70 से 90% का पेपर आता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर इतना करके मैं पास हो जाऊंगा क्या? पिछली बार 70 से 85 मार्क्स का पेपर आया था हमारे इन्हीं चीजों से। बट क्या होता है, जो रेगुलर स्टूडेंट होता है, मैं डंके की चोट में बोलता हूं भाई तू तो पास हो जाएगा। बट अगर आप YouTube से ही पढ़ रहे हो तो मैं आपको डार्क साइड में नहीं रखूंगा। हो सकता है भाई साहब आपने किस तरीके से पढ़ा है, आप आंसर कैसे लिख रहे हो मुझे नहीं पता, आपने कहीं और से क्लास ली हो सकती है। बट इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आपने ये जो मैं मटेरियल अब तक बताया हूं, अगर आपने उतना कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया तो नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं सब पढ़ा था। अब अल्टीमेटली आप पास होते हो कि नहीं होते, ये आप क्या लिख के आते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी डेफिनेटली पास होगे। मेरा रेगुलर स्टूडेंट को तो मैं डंके की चोट में बोल रहा हूं, अगर आपने मेरी रेगुलर क्लास पूरी की उसके बाद आप ये सारे रिविजन देख रहे हो, आप 110% पास रह जाओगे। ठीक है, बात को ध्यान से समझना दोस्तों। कहता है मेंबर है MNO लिमिटेड का, ठीक है, जो भी मेंबर्स है MNO लिमिटेड की, एक पब्लिक कंपनी है, वो डिससेटिस्फाइड है किसी एक डायरेक्टर के हरकत से। मिस्टर ए नाम का डायरेक्टर है, वो डिसाइड करते हैं कि इसको रिमूव किया जाएगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, इसके टर्म एक्सपायर होने के पहले हमको इसको निकालना है। ठीक है, मिस्टर ए को बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किया गया था, शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया था। कंपनी में 12 डायरेक्टर है टोटल, 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो एडिशनल डायरेक्टर हैं जो बोर्ड अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है सर, बोर्ड बड़ा हिचकिचा रहा है मिस्टर ए को बिना बोर्ड की अप्रूवल के बिना अप्रूव करने, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सबकी अप्रूवल लगेगी तो ही निकाला जाएगा, ऐसे बोर्ड हेजिटेंट है। क्या शेयर होल्डर रिमूव कर सकते हैं मिस्टर ए को? और क्या लीगल प्रोसेस होगा अगर मिस्टर ए को निकालना है, और मिस्टर ए के राइट क्या होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, ये सारे डायरेक्टर को बोर्ड भी अपॉइंट कर लेते हैं। कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर होता है तो बोर्ड वैकेंसी फिल कर लेता है, लेकिन शेयर होल्डर के पास डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर और रिमूव करने का पावर दोनों है। तो अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो घबरा रहे हैं कि भैया हम कैसे निकालें, अपॉइंट इसको बोर्ड नहीं किया था, शेयर होल्डर ने नहीं किया था। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, किसी भी बोर्ड के पास पावर नहीं है किसी डायरेक्टर को निकालने का, डायरेक्टर को रिमूव करने का पावर शेयर होल्डर्स के पास है। बोर्ड के पास रिमूव करने का पावर नहीं है, अपॉइंट करने का पावर है। यस, यू हर्ड इट राइट,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, ये सारे डायरेक्टर को, कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर है। रिमूव करने का पावर तो शेयर होल्डर के ही पास है, और शेयर होल्डर हटाना चाह रहे हैं किसको? मिस्टर ए को, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं उससे। 169 बड़ा क्लियर कहता है निकाल दो इसको, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, निकाल दो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल नोटिस देना पड़ता है कंपनी को कि कंपनी हम अपकमिंग मीटिंग में इस डायरेक्टर को निकालेंगे। तो कंपनी के पास जैसे ही वो नोटिस आता है कि मेंबर्स ने बोला डायरेक्टर को निकालना है, कंपनी इस नोटिस को डायरेक्टर को देती है, उस कंसर्न डायरेक्टर को, कि तुमको निकालने वाले हैं। वो डायरेक्टर अपना राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन देता है, सफाई पेश करता है कि भाई मुझे मत निकालो, आपको हो सकता है कोई गलतफहमी हुई होगी। वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगा, फिर मीटिंग होगी, उसको बोलने का भी मौका मिलेगा क्यों ना निकाला जाए। बात मान गए तो ठीक, नहीं तो निकाल देंगे। ये प्रोसेस है, लेकिन निकाल सकते हैं। अब जो मेंबर्स है जो उनको निकालना चाहते हैं, उनके पास कंपनी के टोटल वोटिंग पावर का कम से कम 1% होना चाहिए। चलो आपके पास 1% नहीं है तो एटलीस्ट आप सबके पास उतने शेयर्स होने चाहिए जिसपे मिलाकर 5 लाख रुपए पेड हो। दोनों में से कोई एक, या तो 1% वाली पूरी कर लो चीज, या तो 5 लाख के पेड अप वाली पूरी कर लो। आप कंपनी को नोटिस दे सकते हो कि भैया इसको निकालना है करके, यही प्रोसीजर है। तो क्या निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। राइट क्या रहेगा भाई? तेरे को राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन करने का राइट मिलेगा, और जब मीटिंग होगी तो तेरे को बोलने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। ये आपके राइट रहेंगे। आइए इसको पढ़ के लेते। ये देखिए, तो कहता है 169 के हिसाब से शेयर होल्डर के पास पावर है, स्टैट्यूटरी राइट है, आप डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो उसके टर्म एक्सपायर होने के पहले, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को पास करके जनरल मीटिंग में। लेकिन आपको कुछ कंडीशन पूरी करने की पड़ेगी। क्या कंडीशन? जैसे मैंने बोला ना, स्पेशल नोटिस देना पड़ता है। कंपनी को पहले बताना पड़ेगा कि हम इस डायरेक्टर को अपकमिंग मीटिंग में निकालने वाले हैं। कंपनी तुरंत वो नोटिस कंसर्न डायरेक्टर को देती है। तो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने अपॉइंट किया है, डायरेक्टर ने अपॉइंट किया कि शेयर होल्डर ने, रिमूव कर सकते हो। डायरेक्टर ने अपॉइंट किया होगा उसको भी रिमूव कर सकते हो, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया तो शेयर होल्डर रिमूव भी कर सकता है। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया, तब शेयर होल्डर आप रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, बोर्ड ने अपॉइंट किया रिमूव कर दो, आपने खुद अपॉइंट किया रिमूव कर दो। ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया तो आप रिमूव नहीं कर सकते। कहता है इस प्रेजेंट केस में मिस्टर ए वॉज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा ए को अपॉइंट किया गया था, एंड देयरफॉर डज नॉट फॉल विद इन द एक्सेप्शन, कि ट्राइब्यूनल ने तो किया नहीं तो रिमूव कर लो। अब मिस्टर ए को आप रिमूव कर दो, लेकिन इसके लिए 169 में प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है? स्पेशल नोटिस लगेगा। वो नोटिस वो व्यक्ति देंगे, या एक या अनेक मेंबर जिसके पास कम से कम 1% टोटल वोटिंग पावर है। चलो 1% नहीं, कम से कम आप सब लोगों के पास इतने शेयर होने चाहिए, उसमें मिला के कम से कम 5 लाख पेड होना चाहिए, तो आप स्पेशल नोटिस देने के लिए काबिल रहोगे, तो आप निकालने के काबिल रहोगे। कंपनी को जैसे रिसीव होगा, कंपनी वो मिस्टर ए को फॉरवर्ड करेगी कॉपी, मिस्टर ए राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन देगा, और फर्दर जब मीटिंग होगी तो उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। यानी कि एक बार राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन देगा जब कंपनी ने नोटिस दिया, फिर जब मीटिंग होगी वहां पे भी बोलने का मौका मिलेगा मिस्टर ए को। अप्रूवल ऑफ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं इस रिमूवल के लिए, क्योंकि पावर टू रिमूव एक्सक्लूसिवली शेयर होल्डर को दिया हुआ है, बोर्ड के पास रिमूव करने का पावर ही नहीं है। अब कहता है शेयर होल्डर लॉफुली प्रोसीड कर सकते हैं उनको निकालने के लिए, प्रोवाइडेड आपको जो प्रोसीजर बताया कि पहले स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए स्पेशल नोटिस देने की, फिर आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके उसको अपॉर्चुनिटी दोगे जब आप रिजोल्यूशन पास करोगे, और उसके बाद उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है सर। अब 63A है, लगभग ये भी 169 के ऊपर है, इसके थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर दिए, बट मुझे ऐसा बहुत जोर का लग रहा है कि इनमें से कोई सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोनों बार बोला, सेट 1 पे भी बोल रहा है, सेट 2 पे भी 169 के ऊपर सवाल है। तो जब दिया है तो पढ़ लेते हैं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई और आएगा जो अपने को बनना ही है। आइए बात को समझते हैं। मिस्टर ए है, डायरेक्टर है PQR लिमिटेड का, अपॉइंटेड बाय इट्स शेयर होल्डर बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर नहीं OR पास करके अपॉइंट किया। आफ्टर 6 मंथ ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, अपॉइंट करने के 6 महीने बाद एक न्यूज पब्लिश होती है लोकल डेली पे, उसका नाम मेंशन होता है कि भैया न्यूज पे ये लिखा है कि मिस्टर ए ने बहुत बड़ी घूस मांगी है सप्लायर ऑफ कंपनी से। इसके बाद 1 महीने बाद शेयर होल्डर ने मिस्टर ए को रिमूव कर दिया ऑफिस से कि भाई साहब तेरा नाम खराब हो गया है, और उसकी जगह बी को अपॉइंट कर दिया उसी मीटिंग में, यानी कि ए को रिमूव किया इस न्यूज के बाद, उसी मीटिंग में बी को अपॉइंट किया। मिस्टर ए अब आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि भैया मेरा जो रिमूवल था
बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, यानी कि मेरा जो जितने समय के लिए मुझे अपॉइंट किया था उसके पहले आपने मुझे निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट, जो एक्चुअल पे अनफॉर्चुनेट इलीगल है मेरे को निकालने के लिए, और वो न्यूज रिपोर्ट भी अभी तक साबित नहीं हुई है। अभी तक वो जो न्यूज में बात आई है कि मैंने घूस मांगी वो साबित भी नहीं हुआ, तो मेरा निकालना एक इलीगल तरीके से निकाला गया, अनलॉफुल तरीके से निकाला गया है, मुझे वापस लिया जाए। आपको बताना है वैलिडिटी ऑफ रिमूवल ऑफ ए, क्या उसको सही तरीके से निकाला, और डिस्कस करें टेम्पररी अपॉइंटमेंट जो बी का है वो वैलिड है कि नहीं है। तो 169 साफ बोलता है भाई साहब इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप डायरेक्टर की हरकत से खुश थे कि दुखी थे। डायरेक्टर, हो सकता है आपको लग रहा है कि यार डायरेक्टर चलो वैसा तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, कोई ब्राइब नहीं ले रहा, लेकिन थोड़ा सा कम इंटेलेक्ट वाला बंदा है, थोड़ा सा बेवकूफ टाइप की हरकत करता है, इसलिए आप निकाल रहे हो। कोई उसने घूस वूस नहीं ली थी, ऐसे ही आपको लग रहा है ढंग से काम नहीं कर रही, हमको जितना इंटेलिजेंट चाहिए था उतना नहीं है, निकालना चाहते हो ओआर पास करके निकाल सकते हो। आपको कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं कि देखो मीडिया रिपोर्ट में तेरा नाम खराब हुआ इसलिए निकाल रहे हैं, आप ऐसे ही चलते फिरते शेयर होल्डर जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। तो कहता है भैया शेयर होल्डर को इनहेरेंट राइट दिया गया डायरेक्टर को रिमूव करने का, रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर और बाय ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल भी रिमूव कर सकता है। कुछ जरूरी नहीं है कि कोई प्रूफ होना चाहिए मिसमैनेजमेंट का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए या मिसफिएसेंस, पैसे की हेरफेर होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हो ना कि अभी तो मीडिया रिपोर्ट में जो बात आई वो झूठी, अभी तो साबित भी नहीं, अरे हमको साबित करने तक रुकना ही नहीं है भाई, हमको कोई ग्राउंड ही नहीं चाहिए कि तूने कुछ ऐसा किया है, साबित हुआ है कि नहीं हुआ है, हमको लगा हमको निकालना, हमने निकाल दिया। तो स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए आपने दे दिया, उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलेगा, डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी मीटिंग में। तो जब जब शेयर होल्डर को लगता है कि जो भी पॉलिसी डायरेक्टर ने बताई है वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, they have the option to remove the director by passing an ordinary resolution in the same way as they have the right to appoint। OR पास करके अपॉइंट करते हो, OR पास करके निकाल देते हो, तो लीगली परमिसेबल और वैलिड है। तो जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी इस सिचुएशन में, ए को हटाया आपने, बी को अपॉइंट कर लिया, वो भी अच्छी बात है भैया। एक को ओआर पास करके रिमूव किया, उसी मीटिंग में ओआर पास करके बी को क्या कर लिया, अपॉइंट। तो जो न्यूली अपॉइंटेड है बी, वो पोस्ट होल्ड करेगा जब तक पुराने वाले ऑफिस का, मिस्टर ए का जितना ऑफिस का टाइम बचा था तब तक करेगा, एंड अपॉइंटमेंट जो मिस्टर बी का है वो वैलिड है और एज पर लॉ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, 63 और 63 ए भी हो गया। एंड हियर वी कंप्लीट इन 1 आवर। 1 आवर भी नहीं, स्टार्टिंग में मैं कह सकता हूं कि मैंने 10 मिनट का आपको समझाइश दी थी, तो 50 मिनट के अराउंड आपके जितने भी एडिशन वाले क्वेश्चन थे वो अपन ने करके लिए हैं। बाकी एज इट इज जो जून 25 के लिए जो मैंने सुपर 70 दिया था और पूरा पढ़ाया था, यानी कि आज तो सिर्फ दिसंबर 25 के लिए क्या एड ऑन हुआ है वो कराया, इसके अलावा जो जो क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर है सुपर 70 के अलावा, यानी कि अभी सुपर 70 में अपन ने कितने किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अलावा 62 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने जून 25 के सुपर 70 में किए थे, वो एज इट इज दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है। और ये वाले एडिशनल जो मुझे लग रहा था दिसंबर 25 पे पूछे जा सकते हैं, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया था, वो मैंने कराया है। मैं आपको एक बार वापस से अपने YouTube चैनल पे लेकर जाना चाहता हूं। आप लाइव सेक्शन में जैसे ही जाओगे, एक ही सेकेंड, लाइव सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे दोस्तों, एक सेकेंड ये लोड हो जाए, तो ये देखिए, ये आपको सुपर 70 क्वेश्चन जून/दिसंबर 25 है, ये एज इट इज आपके दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इन दोनों पार्ट में वो क्वेश्चंस है जो हमने आज वाली वीडियो में नहीं किए हैं, और आज वाली वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया वो एडिशनल क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग दिसंबर 25 के लिए प्रबल संभावना जो पूछी जा सकती है। तो मैंने आपको दोनों वीडियो दिखा दिया दोस्तों, एक तो प्लानर है जिसपे सारी कुछ एक जगह पे चीजें हैं, और ये सुपर 70 क्वेश्चन है। आप अगर ये दोनों वीडियो देख लिए, पहले तो आप प्लानर देखिए, प्लानर से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए इस टाइम के अंदर। सो दैट्स ऑल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि कैसा आपको ये लेक्चर लगा। लेक्चर में अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं कल या परसों के दिन में एमसीक्यू जो है, बचे हुए जो एमसीक्यू, जो 95 एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट ने हाल पे अभी रिलीज किए हैं, वो मैं आपको करवा के दूं। इसके पहले 300 एमसीक्यू का वीडियो ऑलरेडी है, वो कहाँ मिलेगा, वो भी उस प्लानर वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों. दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ. अंटिल वी मीट अगेन. बाय बाय दोस्तों.